फिल्म की शुरुआत होती है एक नॉर्वे के एक बर्फीले इलाके से। यहाँ हमें एक लड़की दिखाई देती है जो जान बचाकर बुरी तरह से भाग रही होती है। उसके पीछे भयंकर ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। वो पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से उनसे बच निकले, लेकिन आखिरकार ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मार डालते हैं। अब यहाँ से कहानी कट होती है और सीन शिफ्ट होकर हमें एक गाड़ी में बैठे कुछ दोस्तों पर ले आता है। ये सब मेडिकल स्टूडेंट्स थे और अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने दूर पहाड़ों के पीछे स्थित जगह ओनेक्सफोर्ड की तरफ जा रहे थे। दरअसल बेगार्ड नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड वहाँ रहती थी और उसका बॉयफ्रेंड केविन भी उस इलाके में मौजूद था। तो ये सब दोस्त एक केबिन में जाकर टाइम स्पेंड करने और एंजॉय करने वाले थे। लेकिन जिस रास्ते से ये दोस्त जा रहे थे उसी रास्ते की दूसरी तरफ से वो लड़की भी भागकर आने वाली थी, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब जैसे ये लोग ओनेक्सफोर्ड इलाके में पहुँचते हैं तो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देते हैं, क्योंकि आगे बर्फीली सड़क पर कार ले जाना बेहद खतरनाक हो सकता था। इसलिए वेगार्ड अपनी स्नो बाइक लेकर आगे निकलता है और बाकी दोस्त पैदल ही उसके पीछे चल देते हैं। कुछ देर बाद ये सब लड़की के केबिन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये सब बर्फ का खूब मजा लेते हैं, खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं और हंसी मजाक में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब इसके बाद रात होती है। लिव नाम की लड़की को अचानक बाहर किसी की अजीब सी आहट सुनाई देती है। वो डर जाती है और भागकर अंदर आकर सबको बताती है कि उसे बाहर कुछ दिखाई दिया, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात को हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ आसपास कुछ नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर सब बाहर जाकर चेक करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक वहाँ एक अनजान आदमी आता है। वो उनसे कॉफी मांगता है। दोस्त उसे अंदर आने देते हैं और वो कॉफी के साथ साथ उनका बियर भी पीने लगता है, जैसे वो उसका ही घर हो। फिर वो आदमी उन सबको इस इलाके के डार्क पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि जब दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब नाजी सोल्जर्स ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस इलाके का इंचार्ज एक निर्दयी इंसान था जिसका नाम था कर्नल हर्जो। नाजी सैनिकों ने यहाँ के लोकल लोगों का जीना हराम कर दिया था। उन्होंने सबको बहुत परेशान किया, मारपीट की और उनका शोषण किया। लेकिन जैसे जैसे वार खत्म होने लगा और हार नजदीक आई तो नाजी सोल्जर्स यहाँ से भागने लगे। लेकिन भागते वक्त उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था कि गांव वाले गुस्से में आ गए। उन्हें नाजीज को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कर्नल हर्जो और उसके कुछ सिपाही ठंडे पहाड़ों की ओर भाग निकले। ठंड इतनी भयंकर थी कि उनमें से ज्यादातर वहीं मारे गए। वो आदमी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि उन नाजीज की बुरी आत्माएं आज भी इसी इलाके में भटक रही है और काश वो कभी ना जागे। अब यह सुनकर दोस्तों में से रॉय नाम का लड़का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, भाई ये सब भूत प्रेत की कहानियां हैं, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें कोई विश्वास नहीं चाहिए इस इविल पावर्स का। ये सुनते ही वो रहस्यमयी आदमी गुस्से में रॉय का गला पकड़ लेता है और कहता है, जब तुम्हारे शरीर से सारे ऑर्गन्स फाड़ कर बाहर कर दिए जाएंगे तब तुम्हारे पास क्या इलाज होगा, क्या कर पाओगे उस हालत में। इतना कहकर वो आदमी उन्हें चेतावनी देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह अपना टेंट लगाता है और खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उसे बाहर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी घबराकर भागने वाला होता है कि तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी आता है और उसका गला काट देता है। वो जैसे तैसे अपने टेंट में घुसता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हुए अंदर घुस जाते हैं और उसे बेरहमी से मार डालते हैं। अब मरे हुए आदमी की बातें सुनकर बेगार्ड के मन पर गहरा असर पड़ा था। अब उसे अपनी दोस्त सारा की बहुत चिंता होने लगी। अगले दिन वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जाते समय वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मैं कल तक वापस नहीं आया तो तुम सब मेरी गाड़ी तक जाना और वहाँ से मदद बुला लाना। इतना कहकर वो निकल जाता है। उसके जाते ही बाकी लोग फिर से बर्फ में मस्ती करने लगते हैं। कोई भी उस रात वाले आदमी की बातों को सीरियस नहीं लेता। इधर दूसरी तरफ वेगार्ड सारा को ढूंढ रहा होता है। खोजते खोजते वो उसी आदमी के टेंट तक पहुँचता है जो कल रात मारा गया था। बाइक रोककर वो अंदर झांकता है और देखता है कि आदमी सचमुच मरा पड़ा है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। वहीं पास में उसे खून से सने फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। उसे भी नहीं पता कि वो निशान कहाँ ले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा करने लगता है। तभी अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दोस्तों की तरफ जो कैबिन में होते हैं। वहाँ उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। जब वो बॉक्स खोलते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर पूरा का पूरा सोना भरा हुआ था। तभी उन्हें याद आता है कि वह नाजी गोल्ड है जिसके बारे में पिछली रात वाला आदमी बता रहा था। लेकिन मार्टिन कहता है कि नहीं, तुम सब गलत सोच रहे हो। इसी दौरान अर्लेंड नाम का एक लड़का और एक लड़की बाहर जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्लेंड तो लौट आता है, लेकिन लड़की अब तक वापस नहीं आती। वो बाहर के आउट हाउस में होती है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो। अचानक उसे एहसास होता है कि बाहर उसे कोई घूर रहा है।
डर के बीच ही अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो चीखते हुए कैबिन की तरफ भागती है, लेकिन अंदर बाकी लोग तेज म्यूजिक चला रहे होते हैं, इसलिए उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। सिर्फ हैना उसकी चीख पहचान लेती है और म्यूजिक बंद करके बाहर देखने लगती है। तभी अचानक ज़ॉम्बी उस लड़की को पकड़कर खींच ले जाता है। हैना काफी देर तक बाहर देखती रहती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। अब उसे शक होता है और वो अपने 3 दोस्तों को लेकर उस लड़की को ढूंढने निकलती है। अब लड़की तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें सारा का बैग मिल जाता है। अब सबको लगने लगता है कि इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान हैना विंडो से बाहर झांक रही होती है कि अचानक वही लड़की सामने आ जाती है, लेकिन वो देखकर डर के मारे चिल्ला उठती है। वो लड़की नहीं बल्कि उसका कटा हुआ सिर था, जिसे ज़ॉम्बी वहां फेंक गए थे। उसकी चीख सुनकर लिव भी बाहर देखने आती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके बाल पकड़कर अंदर खींचने लगता है। सब मिलकर बड़ी मुश्किल से लिव को छुड़ाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर थे और चारों तरफ से कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। उसी समय उन्हें समझ आता है कि ये नाजी ज़ॉम्बीज़ है। अर्लेन डर से सबको कहता है अपना अपना ध्यान रखना, वरना ये हमें मार डालेंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि एक ज़ॉम्बी उसका सिर पकड़कर उसे वहीं मार डालता है। इधर सीन कट होकर वेगार्ड की तरफ आता है। गड्ढे में गिरकर वो बेहोश हो गया था। अब उसे होश आता है। वो देखता है कि किसी गुफा में फंसा हुआ है। वो लकड़ी उठाकर मशाल बनाता है और अंदर आगे बढ़ता है। गुफा में उसे कई हेलमेट, हथियार और बहुत सारी पुरानी चीजें मिलती है। तभी उसकी नज़र एक जगह पर पड़ती है। वहाँ सारा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। अब उसे यकीन हो जाता है कि सारा मर चुकी है। अब ये देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो जैसे तैसे उस गुफा से बाहर आता है, लेकिन बाहर आते ही एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। फिर भी वेगार्ड हिम्मत करके उससे लड़ता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी बर्फ के अंदर से बाहर निकल रहा था। उधर कैबिन में बचे हुए लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि 2 लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे और बाकी 2 मदद लाने के लिए गाड़ी तक जाएंगे। अब मार्टिन और रॉय बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज़ को उलझाने लगते हैं, जबकि हैना और लिव गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ उन पर टूट पड़ते हैं। इधर वेगार्ड, जो पहले से ही ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर 2 ज़ॉम्बीज़ को ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा देता है, लेकिन उसी दौरान एक लटका हुआ ज़ॉम्बी उसकी गर्दन में काट लेता है। फिर भी हिम्मत करके वो उसे खाई में फेंक देता है और रस्सी पकड़कर अपनी जान बचाता है। दूसरी तरफ हैना और लिव ज़ॉम्बी से भिड़ रहे थे। तभी अचानक दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी लिव को पकड़कर बुरी तरह से घायल कर देता है। अब मरने से पहले लिव पास ही पड़े इलेक्ट्रिक शॉकर को पकड़ देती है और उसे ऑन कर देती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो खुद के साथ कई ज़ॉम्बीज़ को भी उड़ा देती है। उस धमाके से ज़ॉम्बीज़ का कैप्टन कर्नल हर्जो भी मैदान में उतर आता है। हैना पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है। मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती तो वो वहीं बर्फ तोड़ देती है। बर्फ टूटते ही जो पीछे से पीछा कर रहा ज़ॉम्बी उसी के साथ खाई में गिरकर दब जाता है। हैना की जान तो बच जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि वो खुद बर्फ में दबी है और उसी के पास दबा हुआ ज़ॉम्बी भी जिंदा है। डर के बावजूद वो वहां से निकलकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराती है। इधर वेगार्ड, जिसकी गर्दन कट चुकी थी, खुद ही टांके लगाकर अपनी बाइक पर गन सेट करता है और निकल पड़ता है। मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज़ को उलझाने के लिए घर में छुप जाते हैं। रॉय बाहर आग की बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से घर में ही धमाका हो जाता है। दोनों जान बचाना एक शेड में घुसते हैं जहाँ ढेर सारे औजार पड़े थे। अब दोनों ठान लेते हैं कि इन्हीं हथियारों से ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करेंगे। बाहर निकलते ही ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज सामने आ जाती है। दोनों औजारों से एक एक करके उन्हें मार गिराने लगते हैं। तभी वेगार्ड भी वहाँ पहुँचता है और मशीन गन से कई ज़ॉम्बीज़ को उड़ाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब एक साथ झुंड बनाकर वो वेगार्ड पर टूट पड़ते हैं और उसे चीड़ फाड़ कर टुकड़े कर डालते हैं। अब ये देखकर मार्टिन पागल हो जाता है और गुस्से में अंधाधुंध ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ता है। तभी वह हैना भी पहुंच जाती है, लेकिन गलती से मार्टिन उसे ज़ॉम्बी समझ लेता है और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मार देता है। हैना बुरी तरह से जख्मी होकर गिर पड़ती है। मार्टिन भी अब ये देखकर टूट जाता है, लेकिन वक्त अफसोस का नहीं था। सामने अब भी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी खड़ी थी। वो फिर से हथियार उठाकर लड़ने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़कर काट लेता है। उसी समय उसे याद आता है कि वो रात वाले बुढ़े आदमी की बात, अगर ज़ॉम्बी काट ले तो शरीर का वो हिस्सा काट देना चाहिए। फौरन वो कुल्हाड़ी उठाकर अपना हाथ काट देता है। खून से लथपथ मार्टिन अब हंसने लगता है। अब मैं कभी ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा। लेकिन किस्मत क्रूर थी। अचानक जमीन से एक और ज़ॉम्बी निकल आता है और वो उस पर हमला कर देता है। मार्टिन पूरे जोश में अपने पैरों से उसे मार डालता है। इसी बीच ज़ॉम्बीज़ का कैप्टन हर्जो सामने आ खड़ा होता है। मार्टिन और रॉय सोचते हैं अगर इसे यही मार दिया तो शायद जान बच जाए, लेकिन हर्जो जोर जोर से अपनी भाषा में मंत्र जैसे शब्द बोलने लगता है। धरती हिलने लगती है और देखते ही देखते सारे मरे हुए ज़ॉम्बीज़ फिर से उठ खड़े होते हैं। रॉय और मार्टिन डर के मारे भागने लगते हैं। हर्जो अपने बड़े से हथौड़े के साथ उनका पीछा करता है।
भागते भागते रॉय झाड़ियों में फंस जाता है। अब हरजो उस पर हथौड़ा मारता है जिससे उसका पेट फट जाता है और अंदरूनी अंग बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हरजो उसकी जेब में से एक घड़ी निकालता है और देखने लगता है। रॉय जैसे तैसे जान बचाकर फिर से उसी केबिन तक पहुंचता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से जलकर राख बन चुका था। वहाँ उसे गोल्ड वाला बॉक्स मिलता है। उसी समय हरजो भी अपनी पूरी ज़ॉम्बी फौज के साथ पहुंच जाता है। रॉय मजबूरी में वो बॉक्स हरजो को थमा देता है। बॉक्स पाकर हरजो शांत हो जाता है। रॉय मौका देकर भागकर अपनी कार तक पहुंचता है। अब वह अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता ही है कि तभी उसकी जेब से एक कॉइन गिरता है। वही कॉइन जो हैना ने चोरी छुपे उसमें डाल दिया था। कॉइन गिरते ही सामने हरजो आ खड़ा होता है और कार का शीशा तोड़ने लगता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हम पार्ट 2 भी आपके सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि अब सिर्फ मार्टिन ही जिंदा बचा था, बाकी सबको नाजी ज़ॉम्बीज़ मार चुके थे। मार्टिन किसी तरह से भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और तुरंत अंदर बैठ जाता है। वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाता है, उसकी जेब से गलती से एक गोल्ड कॉइन गिरता है। ठीक उसी वक्त वहाँ हरजो पहुंच जाता है। वो गाड़ी के बाहर खड़ा मार्टिन को घूर रहा था। अचानक हरजो कार का शीशा तोड़कर मार्टिन को पकड़ने लगता है। इतने में और भी कई ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ धमकते हैं और गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। अब जान बचाने के लिए मार्टिन तेजी से गाड़ी भगाता है। झटके से सारे ज़ॉम्बीज़ गिर जाते हैं, लेकिन हरजो गाड़ी से लटका रहता है। तभी मार्टिन देखता है कि सामने से एक बड़ा सा ट्रक तेजी से आ रहा है। वो चालाकी से गाड़ी उस तरफ मोड़ता है और हरजो को ट्रक के हवाले कर देता है। ट्रक हरजो को उड़ा ले जाता है। इस टक्कर में हरजो का हाथ कटकर मार्टिन की कार में गिर जाता है। ट्रक ड्राइवर ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। वो डरते डरते नीचे उतरता है, हरजो के पास जाता है, लेकिन तभी हरजो अपनी 3 उंगलियों से उसकी जान निकाल लेता है। इसके बाद हरजो वापिस अपने सोल्जर्स के पास लौटता है और उन्हें हुक्म देता है, अब आबादी की तरफ चलो। इधर दूसरी तरफ मार्टिन अपनी गाड़ी भगाते हुए भाग रहा था, लेकिन लगातार ड्राइव करने से उसे नींद आने लगती है और गाड़ी बैलेंस खोकर क्रैश हो जाती है। इस हादसे में वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। और थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। मार्टिन सब कुछ बता देता है, ज़ॉम्बीज़, गोल्ड और हरजो के बारे में, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। उल्टा वो उसे ही गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि जितनी लाशें मिली थी उन सब का इल्जाम मार्टिन पर ही डाल दिया जाता है। जिसके बाद उसका इलाज करने वाला डॉक्टर आता है और कहता है, गुड न्यूज़ है, तुम्हारा हाथ कट गया था, लेकिन हमें वही हाथ तुम्हारी गाड़ी में मिल गया। हमने उसे तुम्हारी बाह के साथ जोड़ दिया है। मार्टिन हैरान होकर अपने हाथ को देखता है और तभी एहसास होता है कि यह हाथ उसका नहीं बल्कि हरजो का हाथ है। वो डॉक्टर को बताने ही वाला होता है कि अचानक वो हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वही हाथ डॉक्टरों पर हमला कर देता है। अब किसी तरह से मार्टिन को काबू में लाकर फिर से बेहोश कर दिया जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है हरजो की तरफ। हरजो और उसकी टीम अब आबादी में दाखिल हो चुके थे। वो एक घर में घुसते हैं और वहाँ रहने वालों को बेरहमी से मार डालते हैं। क्योंकि हरजो का हाथ कट गया था, इसलिए वो अपने नाजी डॉक्टर की मदद लेता है। डॉक्टर उसके हाथ का ऑपरेशन करता है और उसे नया हाथ जोड़ देता है, लेकिन ये हाथ मार्टिन का होता है, वही हाथ जो मार्टिन ने खुद काट दिया था ताकि वो ज़ॉम्बीज़ में ना बदल जाए। डराने वाली बात ये थी कि जैसे ही हाथ हरजो के पास लाया जाता है वो खुद ब खुद जुड़ जाता है। हरजो की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने मौत भी टिक नहीं पा रही थी। इसके बाद हरजो को एक कब्रिस्तान में दिखाया जाता है। वहाँ जर्मन सोल्जर्स की कब्रें बनी हुई थी। हरजो कोशिश करता है कि उन सबको दोबारा जिंदा करे, लेकिन नाकाम रहता है। डॉक्टर समझाता है, ये लाशें बहुत पुरानी हैं, इनकी बॉडी सड़ चुकी है, इन्हें जिंदा करने के लिए हमें नई ताजा लाशें चाहिए। ये सुनकर हरजो पास ही के एक चर्च में जाता है। वहाँ एक आदमी पृष्ठ बैठा होता है। हरजो उसे मारकर उसके चेहरे पर हाथ रखता है। देखते ही देखते पृष्ठ दोबारा जिंदा होकर उसका सिपाही बन जाता है। हरजो के पास मौत से भी बड़ी ताकत थी। उधर मार्टिन हॉस्पिटल के बेड पर बंधा हुआ था। बाहर एक पुलिस वाला ड्यूटी पर था, लेकिन नींद में झपकी ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक बच्चा आता है, बॉबी। वो बच्चा अमेरिकन ट्रेवलर था। पुलिस वाले की नींद का फायदा उठाकर वो मार्टिन के कमरे में चला जाता है। वो मार्टिन के ज़ॉम्बी वाले हाथ को देखता है। उसे अजीब तरह से मजेदार लगता है और वो उसका फोटो खींचकर ज़ॉम्बी हंटर्स यानी ज़ॉम्बी स्क्वाड को भेज देता है। ये टीम अमेरिका की थी और इनका काम था ज़ॉम्बीज का शिकार करना। मार्टिन बच्चे को लालच देकर कहता है कि मुझे खोल दो। बच्चा उसे आज़ाद कर देता है, लेकिन बाहर पुलिस वाला खड़ा था, इसलिए मार्टिन भाग नहीं पाता। तभी उसका हाथ अचानक बच्चे को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। मार्टिन डरकर नीचे देखता है, बच्चा बेहोश पड़ा था। वो उसे होश में लाने के लिए CPR देता है, लेकिन उसका हाथ इतनी जोर से दबता है कि बच्चे की छाती की सारी हड्डियां टूट जाती है और वह बच्चा वहीं मर जाता है। ये सब कुछ पुलिस वाला खिड़की से देख लेता है। अब उसका शक पक्का हो जाता है कि मार्टिन ही कातिल है। मार्टिन वहाँ से भागता है और पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन फिर उसका हाथ एक और गड़बड़ कर देता है।
वो खड़ी गाड़ियों में से एक उठाकर पुलिस वाले की तरफ फेंक देता है। गाड़ी का पूरा वजन पुलिस वाले के सिर पर लगता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो हाथ खुद गाड़ी का शीशा तोड़कर गियर लगाता है। गाड़ी स्टार्ट करके मार्टिन को वहां से भगा देता है। इस गाड़ी में बॉबी का फोन पड़ा था और उसी फोन पर अब ज़ॉम्बी स्क्वाड का कॉल आता है। मार्टिन अब धीरे धीरे समझने लगा था कि वो अकेला नहीं है। उसने ज़ॉम्बीज की पूरी कहानी ज़ॉम्बी हंटर्स को बता दी। जवाब में वो सभी लोग कहते हैं, हम नॉर्वे से आए हैं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तब तक तुम पता लगाओ कि इन ज़ॉम्बीज का मकसद क्या है, ये सब बर्बादी क्यों फैला रहे हैं, इनके पीछे असली योजना क्या है। यहाँ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी हंटर्स का लीडर डैनियल होता है। उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट होते हैं, मोनिका और ब्लैक। दोनों नर्स थी। उन्हें देखकर मार्टिन को एहसास हो जाता है कि अब उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके बाद डैनियल और टीम नॉर्वे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही मार्टिन का लोकेशन ट्रैक कर लिया जाता है। लोकेशन मिलते ही तुरंत वहां जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले वो हथियार खरीदते हैं ताकि ज़ॉम्बीज से लड़ाई आसान हो सके। मार्टिन अब वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम में जाता है। वहाँ उसका सामना एक क्लर्क से होता है। मार्टिन उससे हर्जो के बारे में पूछता है। क्लर्क बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। मार्टिन जो अब अपने ज़ॉम्बी वाले हाथ की ताकत जान चुका था, थोड़ा गुस्से में आकर उस हाथ का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो क्लर्क को डराने लगता है, क्लर्क राजी हो जाता है। मार्टिन को पता चलता है कि हिटलर इन ज़ॉम्बीज का सरदार था। उसने हर्जो को टास्क दिया था कि एक गांव को खत्म करना है जिसका नाम था टेलविक्ट। लेकिन इससे पहले कि हर्जो वहां पहुंचता, ओनेक्सफोर्ड के लोग उसे मार देते हैं। मार्टिन अब अंदाजा लगाने लगता है कि हर्जो ये सब वही करने आया था जो हिटलर ने उसे सौंपा था। म्यूजियम में मार्टिन मैप देख रहा होता है कि तभी अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। बाहर जाकर वो देखता है कि हर्जो और उसकी पूरी टीम वहां पहुंच चुकी है। वो लोग म्यूजियम में मौजूद लोगों को मारकर ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे। एक आदमी को पकड़कर उसकी सारी आधी भरी हॉर्न्स खींचकर बाहर फेंक देते हैं। तभी हर्जो भी म्यूजियम में प्रवेश करता है। मार्टिन और क्लर्क जल्दी से छुप जाते हैं। वो डमी बन जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें पहचान न सके। हर्जो का ध्यान उसी मैप पर पड़ता है। वो उसे उठा लेता है और चला जाता है। मार्टिन बाहर आता है। कुछ ज़ॉम्बीज अभी भी घूम रहे हैं। मार्टिन अपने हाथ का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन तभी वह उस मरे हुए आदमी को देखता है जिस पर उसने पहले हाथ रखा था। हाथ लगाते ही आदमी फिर से जिंदा हो जाता है। मार्टिन डर जाता है और फिर से उसे मार देता है। अब उसे पता चल जाता है कि यह हाथ मुर्दा को जिंदा कर सकता है। वह इस पावर को समझते हुए उस आदमी को फिर से जिंदा कर देता है। तभी अचानक एक कुल्हाड़ी उस आदमी के सिर पर लगती है और ये कुल्हाड़ी और कोई नहीं बल्कि डैनियल ने मारी होती है। वो तुरंत उसकी तस्वीर खींच लेता है। मार्टिन अब अपने हाथ की ताकत दिखाते हुए फिर से उसे जिंदा कर देता है। डैनियल कहता है, तुम अपनी आर्मी बनाओ, साथ ही ये भी याद रखो कि कुछ रशियन सोल्जर्स जिन्हें हर्जो ने मार दिया था, उनकी लाशें बर्फीले इलाकों में दफन है। इन्हें फिर से जिंदा कर दो। उनकी मदद से हम हर्जो से बदला ले सकते हैं। मार्टिन इस योजना के लिए राजी हो जाता है। फिर डैनियल, मोनिका, ब्लैक और क्लर्क मार्टिन के साथ उन डेड बॉडीज को जिंदा करने के लिए चल देते हैं। बाकी तीनों का काम होता है कि हर्जो की टीम का टाइम रोकना ताकि मार्टिन को लाशें जिंदा करने में पर्याप्त समय मिल सके। अब सीन शिफ्ट होता है हर्जो पर। हर्जो एक टैंक लेकर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में मौजूद लोगों को वो कुचल रहा था और अपने साथ जोड़ रहा था। मार्टिन और उसकी टीम की स्थिति कठिन थी। इसी बीच मोनिका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, हम में से कोई एक ज़ॉम्बीज को खींचकर लेकर आएगा, बाकी सभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे आएंगे, फिर हम उन सबको बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन हमें ऐसा इंसान चाहिए जो इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हो। हम दोनों नए हैं, इसलिए ये बहुत मुश्किल होगा। मोनिका और ब्लैक क्लर्क को ये जिम्मेदारी देते हैं। क्लर्क अपने तरीके से ज़ॉम्बीज को पीछे खींच लाता है। हर्जो अपने सोल्जर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लर्क किसी तरह से सभी ज़ॉम्बीज को मोनिका और ब्लैक के प्लान के मुताबिक लाकर फंसाने में कामयाब हो जाता है। फिर मोनिका और ब्लैक अपने बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को उड़ाकर नष्ट कर देते हैं। अब तीनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान सफल रहा। लेकिन हर्जो का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। उसने टैंक उनकी ओर बढ़ाया और फायर करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि तीनों मर चुके हैं, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। रात के समय डैनियल की गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। उन्हें गाड़ी निकालने के लिए टायर के नीचे कुछ रखना पड़ता है। उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ ज़ॉम्बीज रखा जिसे मार्टिन जिंदा कर चुका था। ज़ॉम्बी की मदद से वो अपनी गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद सभी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ रशियन डेड बॉडीज दफन थी। मार्टिन अपना हाथ जमीन पर पटकता है और सारे रशियन सोल्जर्स जिंदा होकर बाहर आ जाते हैं। एक रशियन कमांडर भी उठकर मार्टिन के पास आता है। मार्टिन थोड़ा डरता है, लेकिन फिर महसूस करता है कि ये सभी उसके लीडर के रूप में उसे मान रहे हैं। सुबह होते ही मार्टिन और हर्जो का आमना सामना होता है। मार्टिन के साथ उसकी पूरी फौज खड़ी होती है। हर्जो हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि ये सभी रशियन आर्मी ही है जिन्हें पहले दफन किया गया था।
मार्टिन हर्जो को उसका हाथ दिखाता है। वहीं हर्जो का हाथ रशियन कमांडर सिर्फ हर्जो को देखकर गुस्सा करता है और उसी के खिलाफ बढ़ता है। रास्ते में उसे रोकने वाले सभी सोल्जर्स को वो मार देता है। इसी दौरान पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हर्जो एक बड़ा टैंक लेकर उनके सामने आता है, उनकी गाड़ियों को कुचलने लगता है। पुलिस वाले फौरन गाड़ियों से बाहर निकलकर भाग जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। मार्टिन डैनियल को टैंक काबू करने के लिए भेज देता है। अब दोनों सोल्जर्स टैंक के अंदर लड़ाई में जुट जाते हैं। मोनिका ब्लैक क्लर्क भी वहां पहुंच जाते हैं। मार्टिन की टीम काफी स्ट्रांग थी और ज़ॉम्बीज की टीम लगातार मरती जाती है। हर्जो का डॉक्टर अपने मरे हुए टीम मेंबर्स को जल्दी से जल्दी जिंदा कर रहा था। रशियन कमांडर मार्टिन की आर्मी की तरफ बढ़ रहा था। तभी ज़ॉम्बीज पीछे से उस पर हमला करता है। हर्जो की टीम उसे पकड़कर मार देती है। अब टर्निंग पॉइंट आता है। मार्टिन की आर्मी जीत रही थी। उन्होंने सोचा अगर हर्जो को मार दिया जाए तो सारी ज़ॉम्बीज की फौज खत्म हो जाएगी। मार्टिन हर्जो की तरफ बढ़ता है। लड़ाई में हर्जो उसे काफी मारता है, लेकिन मार्टिन भी कम नहीं था। उसके पास हर्जो का हाथ था जिससे वो काफी पावरफुल बन गया था। डैनियल टैंक में घुसकर 2 सोल्जर्स को मार देता है और टैंक पर काबू पा लेता है। टैंक से मार्टिन और हर्जो की लड़ाई जारी रहती है। मार्टिन एक गाड़ी पर गिरता है। हर्जो उसे मारने वाला था कि डैनियल टैंक को मोड़ देता है। टैंक का फायर हर्जो के सिर पर लगता है पर वह वही मारा जाता है। हर्जो के मरते ही उसकी पूरी आर्मी अपने आप खत्म हो जाती है। मोनिका और ब्लैक की जान बच जाती है। ज़ॉम्बी हंटर्स का मिशन पूरा हो जाता है। मार्टिन वहाँ से कब्रिस्तान जाता है। वह हैना की कब्र खोदता है और उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालता है। हर्जो का कटा हुआ हाथ मार्टिन के पास होता है। मार्टिन इसे इस्तेमाल करके हैना को जिंदा कर देता है। अब मार्टिन और हैना फिर से साथ रहते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और बचता है। नाजी डॉक्टर अभी भी जिंदा था और उसे हर्जो का सिर मिलता है जो अभी भी जिंदा था, और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी पार्ट 2 की, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।